इंडिया ने अपनी एक गेम बनाई है फ्री फायर। बच्चों को पबजी के अलावा फ्री फायर खेलनी चाहिए। पहले हमारे लिए देश है या फिर गेम्स। और बच्चे उसमें बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज हो चुके थे। बहुत अच्छा स्वागत योग्य फैसला है। आधे आधे एक घंटे दो घंटे में पबजी में लगा रहता था। मैं खुद बिगड़ रहा था, जैसे कि घर वाले बोलते खाना खा ले, मैं खाना नहीं खाता था। बैन हुआ है तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच के किया होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पावर सेक्शन न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार ने चीन को दिया है एक और बड़ा झटका। 118 मोबाइल ऐप पर और प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें पबजी भी शामिल है। और अब तक अगर हम देखें तो भारत सरकार चीन के 224 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है। चीन के लिए ये एक ऐसा झटका है जिसके जख्मों पर वो लगातार मरहम कई वर्षों तक लगाता रहेगा। पबजी का मुद्दा बेहद गंभीर है। आप देखिए कि पबजी पर जैसे ही सरकार ने प्रतिबंध लगाया, किस तरीके से जो माता पिता हैं वो खुश हो गए हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चे पबजी पर 24 घंटे लगे रहते थे। मोबाइल आप वापस लीजिए तो बच्चे आक्रामक हो जाते थे। बहुत से हादसे बच्चों के साथ इस पबजी गेम के चलते हो चुके थे। बच्चे जिस तरीके से पबजी खेलते खेलते सामाजिक दूरी बनाते जा रहे थे, भावनात्मक दूरी बनाते जा रहे थे, वो माता पिताओं के लिए एक चिंता का विषय हो गया था। और चाइना सिर्फ एलएसी पर आक्रामकता दिखा रहा है ऐसा नहीं है। दरअसल चाइना की एक खासियत है कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से लड़ाई लड़ता है, मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को भ्रमित करता है। और जिस पबजी गेम के माध्यम से वो यही करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भारत सरकार ने दिया है तगड़ा झटका। आपको आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में दिखाएंगे किस तरीके से चाइना अब बिलबिला रहा है। भारतीय जो बच्चे हैं वो भी खुशी जता रहे हैं और उनके मुख से यह सुनकर अच्छा लग रहा है कि जो इंडियन गेम्स है उनको बढ़ावा देना चाहिए, इंडियन गेम्स को खेलना चाहिए। माता पिताओं का क्या कहना है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे संसद सत्र की। अब संसद सत्र देखिए अभूतपूर्व परिस्थितियों में हो रहा है कोरोना काल में, और इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। सरकार का यह कहना है कि हमने सभी विपक्षी दलों से परामर्श किया था, उसके बाद ही यह तय किया है कि प्रश्नकाल नहीं रखा जाएगा, क्योंकि प्रश्नकाल रखेंगे तो मंत्रालयों से संबंधित अधिकारियों को भी संसद भवन में आना होगा। और इस दौरान आज जो अभी संसद सत्र होने वाला है उसमें व्यवस्था की गई कि कम से कम लोग उसमें अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो कम से कम आ पाएं, इसकी व्यवस्था की गई है। अब विपक्षी दल कह रहे हैं कि हमारे हक को मारा जा रहा है और सरकार प्रश्नकाल को जानबूझकर टाल रही है क्योंकि वो प्रश्नों के जवाब नहीं देना चाहती। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। क्या कहा है उन्होंने आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे जेईई की। अब देखिए कि किस तरीके से सुचारू रूप से सुगम तरीके से देश भर में बच्चे आराम से परीक्षा दे रहे हैं। ये जो परीक्षा बच्चे दे रहे हैं इससे उन दलों को, उन लोगों को सबक मिलना चाहिए जो इन बच्चों का एक साल बर्बाद करना चाहते थे। दिखाएंगे आपको कि बच्चे क्या कह रहे हैं और शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, शीघ्र बने, इसके लिए सारी बाधाएं दूर हो चली हैं। अब आप देखिए कि जो मंदिर का नक्शा था उसको भी अयोध्या विकास प्राधिकरण ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। जो मंजूरी दी गई है उस पर क्या क्या बड़ी चीजें हैं वो भी आपको इस विस्तृत रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही बात करेंगे जो हमारे अयोध्या के कमिश्नर हैं विकास प्राधिकरण के, वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं पबजी पर लगी चोट से। सरकार ने लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी सहित चीन की कंपनियों से जुड़े 118 अन्य मोबाइल ऐप पर बुधवार को प्रतिबंध लगा दिया। इन्हें भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए खतरनाक मानते हुए इन पर पाबंदी लगाई गई है। इससे चीन की कंपनियों से संबंधित जिन ऐप पर भारत में प्रतिबंध लगाया गया है उनकी संख्या बढ़कर अब 224 हो गई है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बुधवार को प्रतिबंधित ऐप में बायदू एक्सप्रेस एडिशन, अलीपे, टेंसेंट वॉचलिस्ट, फेस्यू, वीचैट रीडिंग, गवर्नमेंट वीचैट, टेंसेंट वेयुन, आपुस लॉन्चर प्रो, आपुस सिक्योरिटी, कटकट, शेयर सेवा, बाई शाओमी और कैमकार्ड के अलावा पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि ये सभी प्रतिबंधित ऐप चीन से जुड़ी कंपनियों के हैं। सरकार ने इससे पहले टिकटॉक और यूजी ब्राउज़र समेत चीन के कई अन्य ऐप पर प्रतिबंध
लगाया था। बयान में कहा गया है सरकार ने 118 ऐसे ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए खतरा है। सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब लद्दाख में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव और बढ़ गया है। बयान में कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों में एंड्रॉयड व iOS जैसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ मोबाइल ऐप के उपयोक्ताओं का डेटा चुराकर देश से बाहर के सर्वरों पर भंडारित किए जाने की रपटें भी शामिल हैं। बयान में कहा गया, इन सूचनाओं का संकलन, इनका विश्लेषण आदि ऐसे तत्व कर रहे हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की रक्षा के लिए खतरा हैं। यह अंततः भारत की संप्रभुता और अखंडता पर जोखिम उत्पन्न करता है। यह बेहद गंभीर मसला है जिसके लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता थी। इससे पहले सरकार ने 29 जून को चीन से जुड़े 59 ऐप को प्रतिबंधित कर दिया था। उन ऐप में बेहद लोकप्रिय ऐप टिकटॉक और यूसी ब्राउजर शामिल थे। इसके अलावा वीचैट और बीगो लाइव जैसे ऐप भी प्रतिबंधित कर दिए गए थे। जून के प्रतिबंध के बाद 47 अन्य ऐप को भी प्रतिबंधित किया गया था जो या तो पहले से प्रतिबंधित ऐप का क्लोन थे या हल्के संस्करण थे। सरकार ने बुधवार को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 59A के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर जोखिम की प्रकृति के मद्देनजर 118 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। बयान में कहा गया, गृह मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी इन प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया था। इसी तरह संसद के भीतर व संसद के बाहर से भी ऐसे ही कदम के विभिन्न सुझाव मिले थे। सरकार ने कहा, जनता के बीच यह भावना प्रबल थी कि नागरिकों की गोपनीयता व भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले इस तरह के ऐप के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नई प्रतिबंधित सूची में लर्न चाइनीज AI, ही मेतु, वीपिन फॉर टिकटॉक, ब्यूटी कैमरा प्लस जैसे ऐप भी शामिल हैं। खुदरा कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे चीन की गलत हरकतों के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम बताया। संगठन ने कहा कि यह कदम देश की भावना को मजबूत करेगा। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि चीन के ऐप पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य था। ये ऐप देश की संप्रभुता व सुरक्षा के लिए खतरा थे। PUBG जैसे ऐप नई पीढ़ी को बिगाड़ रहे थे। भारत के लोग PUBG व इसके जैसे अन्य ऐप पर समय खराब कर रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं कि PUBG समेत कई अन्य ऐप पर प्रतिबंध लगा है तो जनता क्या कह रही है, खासतौर पे युवा क्या कह रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि PUBG बैन हो गई है। इसमें बच्चों को बहुत बच्चों का एडिक्शन हो गया था। बहुत बच्चों ने अपनी जान कमाई है PUBG के खातिर। इंडिया ने अपनी एक गेम बनाई है फ्री फायर। बच्चों को PUBG के अलावा फ्री फायर खेलनी चाहिए। फ्री फायर के ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे और वो इंडियन गेम है और वो बहुत अच्छी गेम है PUBG खेलने के लिए। पहले हमारे लिए देश है या फिर गेम्स, हमें पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए गेम्स के अलावा, और अगर गेम्स खेलनी भी है तो अपने देश की गेम्स खेलनी चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है। बच्चों का समय जो है उसमें बहुत ज़्यादा गेम के वजह से बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लंबा गेम चलता था और बच्चे उसमें बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज हो चुके थे। बहुत अच्छा स्वागत योग्य फैसला है। PUBG से बच्चे बहुत ही बिगड़ रहे थे। मैं खुद बिगड़ रहा था। जैसे कि घर वाले बोलते खाना खा ले, मैं खाना नहीं खाता था। आधे आधे 1-1 घंटे 2-2 घंटे में PUBG में लगा रहता था। फिर वही सब्जी ठंडी हो जाती थी, रोटी ठंडी हो जाती थी, मम्मी गाली देती थी। मम्मी कहती थी खेल ले, नहीं अभी खेलूँगा, अभी 5 मिनट और मैं दोबारा PUBG खेलता हूँ। अब PUBG का चस्का ऐसा था कि अगर बंदा PUBG में खेलने लग गया तो PUBG फिर 2-3-4 गेम जितनी गेम होती हैं वो खेले चले जाता है और फिर रुकता नहीं, ना खाने की पता रहती, ना जाने की, ना कहीं आने की। अब बोलते हैं घर वाले कुछ काम कर ले बेटा, तो कुछ काम में मन भी नहीं लगता कि मम्मी एक गया PUBG। मैं न्यूज़ देखी थी, मुझे अफसोस हुआ। मैं उसे एज अ करियर अपना चूज़ करना चाहता था क्योंकि मैं काफ़ी लोग से इंस्पायर हुआ था और मैं चाहता था जैसे अपना करियर बनाऊँ, लेकिन अब बैन हुआ है तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच के किया होगा। अफसोस होगा थोड़ा, खेलने का टाइम पास हो जाता था खेल के। थोड़ा सा उसके अल्टरनेटिव में कोई और गेम देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि रात में जब आदमी ऑफिस से थक वगैरह के आता था तो थोड़ा अच्छा लगता था, टाइम पास हो जाता था, मन को अच्छा लगता था खेल के। थोड़ा गैदरिंग हो जाती थी ऑनलाइन, दोस्तों से बात हो जाती थी उस पर। सिर्फ खेल का एक वो ज़रिया नहीं था, हम लोग कनेक्टेड भी रहते थे। जो दूर दूर मेरे फ्रेंड्स हैं जैसे आउट ऑफ कंट्री चले गए तो हम लोग उस पर बैठ के एक साथ खेलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। सारी बातें हो जाती थी हम लोग की खेलने के अलावा भी। तो थोड़ा सा अफसोस तो होगा कि अगर बैन हुआ हम लोग का गेम तो। उधर आगामी संसद सत्र में प्रश्नकाल निलंबित करने को लेकर आलोचना के बीच सरकार ने बुधवार को कहा कि वह किसी भी चर्चा से भाग नहीं रही है और सभी विपक्षी दलों को इस कदम के बारे में पहले ही बता दिया गया था और उनमें से अधिकतर इस पर सहमत थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार
अतारांकित प्रश्नों के लिए तैयार है और उसने दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को इसे सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया है। अतारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनके लिखित उत्तर मंत्रियों द्वारा दिए जाते हैं, जबकि तारांकित प्रश्न वे होते हैं जिनके उत्तर प्रश्नकाल के दौरान सदन में मौखिक रूप से दिया जाना वांछित होता है। जोशी ने कहा, हम किसी भी चर्चा से भाग नहीं रहे हैं और हमें उन सभी मुद्दों या विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं जिसका निर्णय कार्य मंत्रणा समिति में लिया जाएगा। जोशी ने यह उल्लेख किया कि मानसून सत्र कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अभूतपूर्व परिस्थितियों में हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रश्नकाल होता है तो मंत्रालयों के अधिकारियों को संसद में आना होगा और इससे भीड़ हो सकती है। मंत्री ने कहा कि इसलिए सदस्यों की सुरक्षा के लिए मानसून सत्र के दौरान कोई प्रश्नकाल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सत्र के लिए अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार ने सभी विपक्षी दलों से संपर्क किया था और उनमें से अधिकांश सत्र के दौरान प्रश्नकाल आयोजित नहीं करने पर सहमत थे। उन्होंने कहा कि कम से कम 30 मिनट का शून्यकाल होगा। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और भाकपा सहित कई विपक्षी दलों ने प्रश्नकाल स्थगित करने के फैसले की आलोचना की है और सरकार पर आरोप लगाया है कि वह कोविड-19 महामारी के नाम पर लोकतंत्र की हत्या और संसद को एक नोटिस बोर्ड बनाने की कोशिश कर रही है। उधर जेईई मुख्य परीक्षा देने वाले छात्रों का भय दूर हो गया है और परीक्षा केंद्रों पर महामारी से बचने के लिए किए गए उपायों से उन्हें इस बात की राहत मिली कि महामारी की वजह से उनका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य मंगलवार को महामारी की वजह से सख्त एहतियाती उपायों और सामाजिक दूरी के साथ साथ कुछ धड़ों द्वारा इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग के बीच शुरू हुई। हालांकि यह परीक्षा पहले ही 2 बार स्थगित हो चुकी थी। दिल्ली के उत्तम नगर से विवेक विहार स्थित परीक्षा केंद्र आए निखिल कुमार ने कहा कि परीक्षा बहुत ही सुचारू तरीके से संपन्न हुई। उन्होंने कहा, परिसर के भीतर भी कर्मचारियों द्वारा सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। परीक्षा ठीक हुई। मैंने ऑनलाइन कक्षाओं की मदद से प्रवेश परीक्षा की तैयारी की थी। मुझे इस बात की राहत है कि देरी के बावजूद अंततः परीक्षा संपन्न हुई। भिकाजी कामा प्लेस निवासी विशाल गुप्ता कैब के जरिए परीक्षा केंद्र पहुंचे। गुप्ता ने बताया, परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई। मेरे परीक्षा कक्ष में करीब 50 छात्र बैठे थे। स्कूल कर्मियों द्वारा सामाजिक दूरी का कड़ाई से अनुपालन कराया गया। परीक्षा केंद्र पहुंचने में मुझे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। एक परीक्षार्थी ने कहा, स्कूल कर्मियों ने हमें 3 बार सैनिटाइजर दिया। जब हम स्कूल में दाखिल हुए तब उन्होंने नया मास्क दिया और पुराना मास्क निकालने को कहा। केंद्र के अंदर हमें एक सीट छोड़कर बैठाया गया। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी में जेईई मुख्य पहली बड़े पैमाने पर हो रही परीक्षा है जो 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच संपन्न होगी। परीक्षा के लिए 9 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। इस परीक्षा के जरिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और केंद्रीय वित्त पोषित प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश मिलता है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कहा है कि परीक्षा सामान्य तरीके से चल रही है। कोविड की इस महामारी में जेईई और नीट की परीक्षाओं को अनेक बार पीछे करना पड़ा है और क्योंकि छात्रों का वर्ष खराब न हो, उनका भविष्य एक वर्ष खराब होने से बच सके, इसलिए जेईई और नीट की परीक्षाएं सुनिश्चित की गई हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग सभी छात्रों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया है और बहुत उत्साह छात्रों में है। मैं देश के सभी आदरणीय मुख्यमंत्री गण से निवेदन करना चाहता हूं, बहुत विनम्र अपील करूंगा कि इन छात्रों को उस राज्य में जो भी उनको यातायात और सुरक्षा की दृष्टि से जो भी गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की हैं उस दिशा में उनको अपेक्षित सहयोग करेंगे, क्योंकि अधिकांश मुख्यमंत्री गण से मेरी बातचीत भी हुई है और जो आप लोगों का सहयोग का आश्वासन है अपने बच्चों के लिए, मैं उसके प्रति आभार भी प्रकट कर रहा हूं और आप उन बच्चों को अच्छे मनोबल के साथ ये छात्र छात्राएं परीक्षा दें। उस दिशा में आपका मार्गदर्शन और आपके सहयोग की मैं एक बार विनम्रता से आपसे अपील करता हूं। धन्यवाद। उधर अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का नक्शा आज पास कर दिया गया। अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से नक्शे को पास कर दिया गया। 2,74,110 वर्ग मीटर ओपन एरिया और करीब 13,000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया का नक्शा पास किया गया है। 13,000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया में राम मंदिर बनेगा।
अयोध्या विकास प्राधिकरण के चेयरमैन तथा कमिश्नर MP अग्रवाल ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से 2 नक्शे जमा किए गए थे, जिन्हें बोर्ड मीटिंग में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। कमिश्नर अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने 2 नक्शे जमा किए थे। इनमें से एक लेआउट जो कि 2,74,000 स्क्वायर मीटर का था, वहीं दूसरा मंदिर का नक्शा 12,869 स्क्वायर मीटर का था। बोर्ड के 14 सदस्य बैठक में शामिल हुए। दोनों नक्शों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। कमिश्नर ने बताया कि इन पर लगने वाले टैक्स का आकलन किया जा रहा है, जिसे जमा करने पर नक्शे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिए जाएंगे। उधर ट्रस्ट के सदस्य का कहना है कि मंदिर का नक्शा पास हो गया है, अब मंदिर की नींव की खुदाई का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्त के मुताबिक राम मंदिर के 5 एकड़ क्षेत्र के सटे जर्जर मंदिरों को गिराकर साफ करवाया जा रहा है। L&T की मशीनें मंदिर परिसर में पहुंच चुकी हैं, कई 1-2 दिन में पहुंचने वाली हैं। ऐसे में मंदिर की नींव की खुदाई कर पिलर खड़ा करने का काम शुरू होने में अब देर नहीं है। नक्शा पास होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर 36 से 40 महीने में बनकर तैयार हो सकता है। मंदिर निर्माण में 1 ग्राम भी लोहे का प्रयोग नहीं होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा था कि मंदिर की आयु कम से कम 1000 वर्ष होगी। L&T, IIT के इंजीनियरों के निर्माण कार्य में मदद ली जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा था कि मंदिर स्थल से मिले अवशेषों के श्रद्धालु दर्शन कर सकें, ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है। मंदिर निर्माण में पत्थरों का उपयोग होगा। पत्थरों की आयु के हिसाब से ही मंदिर की 1000 वर्ष आयु का आकलन किया गया है। निर्माण कंपनी L&T ने योग्यतम लोगों को अपने साथ जोड़ा है। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा नक्शा प्रस्तुत किया गया, लेआउट का भी और मंदिर का भी। दोनों ही नक्शे पास कर दिए गए। सभी विभागों से अनापत्ति लिए जाने के उपरांत ही आज पास किया गया है। लेआउट का टोटल एरिया लगभग 2,74,000 स्क्वायर मीटर है तथा मंदिर का कवर्ड एरिया है 12,879 स्क्वायर मीटर। इस बीच केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज ऐलान कर दिया कि दिल्ली मेट्रो की जो सेवाएं शुरू हो रही हैं 7 सितंबर से, वो कब से कब तक चलेगी। 2 पालियों में सेवाएं शुरू की जा रही हैं और साथ ही उन्होंने बताया है कि मास्क लगाना अनिवार्य होगा। यदि आपके पास मास्क नहीं है तो मेट्रो स्टेशन परिसर पर भी उसे खरीदा जा सकता है। इसके अलावा जो सामाजिक दूरी है उसको बनाए रखना वो जरूरी होगा। साथ ही जो निरुद्ध क्षेत्र के मेट्रो स्टेशन है वो नहीं खुलेंगे और जो एयरपोर्ट लाइन है वो 12 सितंबर से चालू होगी। ये हरदीप सिंह पुरी ने आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है।